ये काफी एबनॉर्मल था। सबने अभी एक्सप्लोजन देखा और दूर में हेलीकॉप्टर भी हिल रहा था। जल्द ही वो रिट्रीट करेंगे, ये जीत का लगता नहीं था। क्या ये हो सकता है कि डोंग शेंगतोंग हार गया हो? जैंगी का सर थोड़ा नम हो गया था। वो सोच भी नहीं सकता था कि रिवरसाउथ डोमेन इक्लिप्स से 2 बार हार जाएगा और इस बार एस ट्रूप्स भी भेजे गए थे। वो ये भी प्रिडिक्ट कर सकता था कि जू जंग कितना गुस्सा और पागल हो गया होगा, लेकिन डोंग शेंगतोंग का क्या वो मर गया? जैंगी ने अपना चेहरा थोड़ा टेंशन में बदला। ये सब उसका अंदाज था, लेकिन जो कुछ भी उसके सामने हो रहा था उसे एक बुरी फीलिंग आ रही थी। अगर कोई बंदा जैसे डोंग शेंगतोंग इतनी आसानी से मर गया है तो ये बिल्कुल भी रियल नहीं लगता। जैंगी ने हेलीकॉप्टर के अंदर मेडिकल स्टाफ को देखा और तुरंत उनसे कुछ पूछने का सोचना छोड़ा। ये लोग बस ग्रास रूट स्टाफ है, उन्हें हेडक्वार्टर्स की सिचुएशन के बारे में पता नहीं होगा। कुछ और लोगों को भी ये बैटल एटमॉस्फेयर महसूस हुआ। अगर उन्होंने जीत लिया होता तो इतनी जल्दी वहां से निकलते नहीं, लेकिन कोई भी फेलियर के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं कर रहा था। कोई भी इतनी बड़ी प्राइज अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। जैंगी ने सोचा, मुझे नहीं पता कमांडर कितना गुस्सा और क्रेजी होगा जब ये सब पता चलेगा। लियांग यू ने जैंगी के चेहरे को कुछ देखा तो वो उसके पास आई और धीरे से बोला, क्या हुआ? 2 आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स जिंगनिंग एरिया से निकल गए और 2 मिनट बाद एक ह्यूज मशरूम क्लाउड उठी जिंगनिंग स्क्वायर के सेंटर में। डरने वाली टेम्परेचर ने वहां सब कुछ बर्बाद कर दिया और बड़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शॉक वेव इतना स्ट्रॉन्ग था कि आसपास के कई शहरों में टेम्पररी कम्युनिकेशन और पावर की प्रॉब्लम हो गई थी। ये एक्सप्लोजन लव ऑफ डेथ ने जैंगी और हेलीकॉप्टर में बैठे दूसरे लोगों को समझाया कि डोंग शेंगतोंग और उसकी टीम हार गई थी। अगर उन्हें फोर्स ना किया गया होता तो ब्लिज़र्ड सिटी कभी भी ये अल्टीमेट वेपन यूज नहीं करता। मुझे नहीं लगा था कि वो इतने स्ट्रॉन्ग होंगे। मू जोंगनिंग ने थोड़ा कंफ्यूज्ड होके कहा, हम सब म्यूटेंट्स हैं, फिर ये गैप इतना बड़ा क्यों है? वो एक म्यूटेंट था जो एक सिटी पे रूल करता था, लेकिन इक्लिप्स मून ने उसको नीचे गिरा दिया। ये फीलिंग उसके लिए बहुत बड़ा शॉक था। ली वे हाई ने एक गहरी सांस ली और कहा, ये म्यूटेंट्स आम नहीं है। सुनने में आया है कि इन्होंने कांतो जापान में हर जगह मार धाड़ और लूटपाट की है और ये कांतो के सबसे खतरनाक रॉबर गैंग है। जो लोग इतनी मुश्किल एनवायरनमेंट में अब तक जिंदा हैं वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो सकते। ली वे हाई ने फिर एक गहरी सांस ली, अपना सर उठाया और बाहर के लिंगरिंग रेडिएशन को देखा। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। चाहे म्यूटेंट कितना भी पावरफुल हो, ऐसे वेपन के सामने जीना इम्पॉसिबल है। ज्यादातर लोग इस बात से सहमत थे, लेकिन जैंगी का चेहरा थोड़ा चिंतित था और उसने कुछ नहीं कहा। लियांग यू ने पूछा, अब भी चिंता हो रही है? हेडक्वार्टर्स ने डेथ ऑफ लव को डिप्लॉय कर दिया है। एक्लिप्स के लोगों की तो बात ही छोड़ो, युआन कोंगे जो एपिसलोन लेवल पे थी वो भी जिंदा नहीं बच सकती, है ना? जैंगी ने कहा, मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है जो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल कर रही है। मैं हमेशा महसूस करता हूँ कि वो इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। ये फीलिंग मुझे इक्लिप्स ग्रुप के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने गैदर की है उससे आई है। ऐसा लगता है कि उनमें कोई प्रोफेटिक एबिलिटी है और वो हमेशा बैटल सिचुएशन को सबसे एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करते हैं। क्या ये हो सकता है कि उन्होंने गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के आने का पहले ही अंदाजा लगा लिया हो? ये बात तुरंत दुनिया के मेजर रीजनल फोर्सेस का ध्यान अपनी तरफ खींच गई। किसी ने गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव को लॉन्च किया। ऐसी क्या सिचुएशन आ गई? ये गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव है जो हाक्शाओ कंट्री से आया था। रिवरसाउथ डोमेन को तुरंत इन्वेस्टिगेट करो, वहां क्या हुआ था। जब गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव ने अपना फ्लाइट टेक ऑफ किया, पूरी दुनिया को इस बात की खबर मिल गई, जो ये भी मीन करता था कि ये इंसिडेंट अब छुपाया नहीं जा सकता। जू जंग का बॉडी जोर से चेयर पे गिर गया और उसका मूड बहुत हैवी था। आखिरकार गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव वेपन सिर्फ एक म्यूटेंट टीम के वजह से यूज किया गया था। अगर वो जीत भी जाते तो वो कोई शुरुआत वाली जीत नहीं थी। लेकिन जैसे वो थोड़ा रिलैक्स कर रहा था, वहां एक स्टाफ ने तुरंत रिपोर्ट की, कमांडर इन चीफ, हमारे सैटेलाइट मॉनिटरिंग के थ्रू हमने इक्लिप्स मून को ट्रेस कर लिया है। वो लोग भाग गए थे। जू जंग की आंखों का साइज सडनली छोटा हो गया। वो डिसबिलीफ में खड़ा हो गया और पूछा, भाग गए? ये नामुमकिन है।
चाहे वो कितने भी तेज भागे, वो गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव के एक्सप्लोजन से भी तेज नहीं भाग सकते। स्टाफ मेंबर का चेहरा उड़ा हुआ था। उसने मैप की इंफॉर्मेशन जू जंग को दिखाई। हमारे सैटेलाइट इंटेलिजेंस के मुताबिक वो एक्चुअली 10 मिनट पहले एक्सप्लोजन के सेंटर से निकल गए थे। हाँ, इक्लिप्स मून का ट्रेस सैटेलाइट मैप पे नहीं दिखाई दिया क्योंकि उनके पास शील्डिंग डिवाइस था, लेकिन हम उनकी लोकेशन कंफर्म कर सकते हैं, जैसे कि एक होल मैप पर दिखाई दे रहे हो। बिल्कुल ऑब्वियस। जू जंग और बाकी सबका चेहरा उड़ गया। अगर गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव उनके लिए भी यूजलेस हो गया तो ये कैसे मुमकिन था? इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है 10 मिनट पहले वो जांगनिन स्क्वायर के सेंटर में थे, तो वो इतनी जल्दी कैसे भाग गए? जैसे उन्हें पहले से पता हो कि हम गॉड ऑफ डेथ ऑफ लव यूज करने वाले हैं। जू जंग चेयर पे बैठा था, बिल्कुल शॉक में। ऐसा लग रहा था जैसे उसका आधा सोल उड़ गया, खत्म हो गया हो। इस बार वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। इस एक्शन से रिवरसाउथ डोमेन का प्रेस्टीज और उसका पर्सनल प्रेस्टीज दोनों बहुत नीचे गिरने वाले थे। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये एम्बैरसिंग था। वो एबिलिटी जो उन्होंने दिखाई थी वो लोगों को गहरा होपलेसनेस महसूस करवाती थी। ऐसे दुश्मन को कौन हरा सकता है जो फ्यूचर को देख सकता हो? लेकिन जल्द ही जू जंग ने इस बात का एक ब्लाइंड स्पॉट समझा। बिल्कुल सही, ये शुरू से जैंगी था। किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। वो बस एक आउटर सिटी का म्यूटेंट था। बाद में उसने इक्लिप्स के 4 मेंबर्स को अकेला मार दिया। हालांकि उनमें से 2 थोड़े वीक हो चुके थे, लेकिन तब इक्लिप्स का सेकंड इन कमांड फेंग हुआन पास ही था। जैंगी ने फेंग हुआन को सीधा फेस ऑफ करके उसे डरा के भगाया, जो ये प्रूव करता है कि उसकी ताकत वो जो लगती थी उतनी सिंपल नहीं थी। कम से कम उसका लेवल वाइस कैप्टन या कैप्टन लेवल का होगा। जू जंग को लगा कि हेडक्वार्टर्स को जैंगी से एक अच्छा डिस्कशन करना चाहिए। जैंगी इक्लिप्स मून को डिस्ट्रॉय करने का की हिस्सा बन सकता है। फिर उसने जोर से कहा, इस बैटल के बारे में जो भी यहाँ है वो कोई भी बात बाहर नहीं जाने देगा। अगर कोई भी बात लीक की तो उसे ब्लिजर्ड सिटी का रेसिडेंट स्टेटस छीन लिया जाएगा और कंट्री से एक्सपेल कर दिया जाएगा। स्टाफ मेंबर डर के मारे सुन रहे थे। कुछ लोग सोच रहे थे, क्या ये सच में सब कुछ छुपाया जाएगा? इतनी बड़ी हार को क्या सबसे छुपाया जा सकता है? जू जंग ने कहा, डोंग फैमिली के बारे में मैं खुद जाकर उनसे बात करूंगा। डोंग फैमिली के तरफ डोंग युआनबो को सबसे पहले डोंग शिंगटोंग के डेथ के बारे में खबर मिली। इस वक्त वो एक फॉक्स फर क्लोक पहने बड़े फ्रेंच विंडो के सामने खड़ा था और बाहर गिरते हुए स्नो को देख रहा था। लियोंग चैंग ने दरवाजा खटखटाया और रिस्पेक्टफुली अंदर आया। अपने हाथ नीचे करके बोला, मिस्टर डोंग, मैंने हेडक्वार्टर्स वालों को आपकी इंस्ट्रक्शन के हिसाब से रिस्पॉन्ड कर दिया है। डोंग युआनबो ने धीरे से सर हिलाकर जवाब दिया। लियोंग चैंग ने कुछ देर के लिए सोचने के बाद थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछा, इस ऑपरेशन में बहुत अजीब चीजें हैं। ये फेलियर इतना कंप्लीट था और यंग मास्टर की ताकत के हिसाब से अगर वो हार भी जाते तो बैटलफील्ड पे उनका मरना नहीं था। क्या आप उनसे ज्यादा जेंटल नहीं हो रहे? ऐसे रिजल्ट को डोंग युआनबो और लियोंग चैंग दोनों ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। गॉड टीम ने कभी कोई बैटल नहीं हारी थी और उनके मेंबर सब टॉप नॉच प्लेयर्स थे। ऐसे कैसे हो सकता है वो एक ग्रुप ऑफ रोनिन के हाथ मारे जाएं? लियोंग चैंग के मन में एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी। क्या ये हो सकता है कि कोई जानबूझकर डोंग शिंगटोंग को मारने का प्लान बनाए? आजकल ब्लिजर्ड सिटी में कुछ अंडर करंट्स चल रहे हैं। डोंग शिंगटोंग को फैमिली का सक्सेसर भी माना जा सकता था। उसकी ताकत और पॉपुलैरिटी दोनों बहुत हाई थी। सबको ये समझ में आ गया था कि डोंग शिंगटोंग ब्लिजर्ड सिटी का अगला कमांडर बनने के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, जिससे फैमिली ने भी बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया था। डोंग युआनबो ने एक सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा। उनके गले से एक बूढ़ी आवाज आई, चाहे कुछ भी हो, रिवरसाउथ डोमेन में कभी भी केओस नहीं होना चाहिए। हम और रिवरसाउथ डोमेन का रिश्ता साथ साथ ऊपर नीचे चलता है। अगर ब्लिजर्ड सिटी में कुछ भी केओस होता है तो डोंग फैमिली के लिए अपने आप को सेफ रखना मुश्किल हो जाएगा। मैं इस मैजिकल पावर के बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करूंगा, लेकिन अभी हमें रीजन को स्टेबलाइज करने में मदद करनी होगी। लियोंग चैंग ने यह सुनकर अपना सर झुकाया। मुझे अपनी गलती समझ आई। मैं आपके टीचिंग्स के अकॉर्डिंग चलूंगा सर। चाहे डोंग युआनबो कितना भी उदास था, डोंग फैमिली के हेड के रूप में उसे अपने पूरे फैमिली की जिम्मेदारी लेनी थी। इस वक्त रीजनल हेडक्वार्टर्स से
फेस ऑफ करना उनके लिए बेकार होता। लेकिन ये मामला यहाँ नहीं रुक सकता। मुझे ये पता करना है कि किसने ये सब किया। अगर मुझे ये पता नहीं चला तो जू जंग को भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना पड़ेगा। 2 आर्म्ड हेलीकॉप्टर्स ब्लिजर्ड सिटी की तरफ वापस आ रहे थे। जैसे ही वो ब्लिजर्ड सिटी के ऊपर पहुंचे, जैंगी ने विंडो से बाहर देखा। धीरे धीरे बिल्कुल आज सिटी में मार्शल लॉ था और हर जगह सोल्जर्स लाइव एम्यूनेशन के साथ दिखाई दे रहे थे। ये कंफर्म हो गया था कि गॉड टीम की ऑपरेशन फेल हो गई थी। जैंगी को थोड़ा रिग्रेट हो रहा था। हालांकि उसको दोंग शेंगतोंग से ज्यादा कांटेक्ट नहीं था, लेकिन उसने उसके कैरेक्टर को काफी एडमायर किया था। प्लेन इंडोर एयरपोर्ट पे लैंड किया और ह्यूज डोम खुल गया जिससे वो अंदर आए। फिर धीरे धीरे डोर बंद हो गया। हेलीकॉप्टर का डोर खुला और जैंगी ने लियांग यू और फ्लावर को पहले बाहर जाने दिया। बाकी लोग जो अंदर थे वो या तो पेशेंट्स थे या नर्सेस, और किसी को उन्हें वार्ड में ट्रांसफर करने का काम दिया गया था। जैंगी ने सोचा उनके बाद जाना ठीक रहेगा, लेकिन सबसे पहले बैली चंकिंग से सिचुएशन के बारे में पूछना जरूरी है। लेकिन जब डोर खुला, जैंगी ने देखा कि वहां 1 डजन से ज्यादा यानयून टीम के मेंबर्स खड़े थे। 3 लोग जो आगे थे उनके शोल्डर बैजेस से लग रहा था कि वो यानयून ऑफिसर्स होंगे। जैसे ही जैंगी ने उन्हें देखा, एक मेजर ऑफिसर आगे बढ़ा और इज्जत से जैंगी को सल्यूट दिया। मिस्टर जैंगी, आपका स्वागत है आपके विजय प्रत्यागम पर। इस बैटल में आपने जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किया है उसके लिए हम आपका शुक्रगुजार हैं। आपने अपनी ताकत से इक्लिप्स मून के 4 मेंबर्स को मार गिराया और हमारी रिवर साउथ डोमेन की इज्जत को बचा लिया। नहीं, बल्कि आपने पूरे हाक्शाउ कंट्री की इज्जत बचाई, मेजर ने कहा। उसकी आवाज में बहुत इज्जत और एक्साइटमेंट थी। यान यून के सीनियर मेंबर के रूप में मुझे तो ये अच्छे से पता है कि जिंगनिन स्क्वायर में क्या हुआ था। गॉड टीम के लगभग सारे मेंबर उस बैटल में मर गए थे और सिर्फ डोंग शेंगतोंग ने इक्लिप्स मून का एक मेंबर मार पाया था, जबकि जैंगी ने 4 इक्लिप्स मून मेंबर्स को मार गिराया। यान यून ने एक ब्लैक कार्ड निकाला और जैंगी को दिया। ये है आपका पॉइंट्स कार्ड जो आपने इस ऑपरेशन के लिए हासिल किया है। इस कार्ड के साथ आप ब्लिजर्ड सिटी में पैसे खर्च कर सकते हैं और हेडक्वार्टर से अलग अलग मटेरियल्स एक्सचेंज कर सकते हैं। मेजर यान यून ने अचानक हंसकर कहा, इस ऑपरेशन के लिए आपको टोटल 420 मिलियन पॉइंट्स मिले हैं। जैंगी ने यह सुनकर विसल मार दिया। ये तो काफी लग रहा है, लेकिन मुझे इस चीज का कॉन्सेप्ट इतना पता नहीं है। इसका वैल्यू कैसे मेजर होता है? मेजर यान यून थोड़ी देर के लिए सोचने के बाद बोला, पॉइंट्स का वैल्यू पुराने टाइम के करेंसी से मिलता जुलता है, बस ये ज्यादा हाई लेवल पे है, जो अपोकलिप्टिक वर्ल्ड के बाद का प्राइस लेवल है। तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग पॉइंट्स का परचेजिंग पावर पुरानी करेंसी से काफी ज्यादा है। जैंगी की आंखों में तुरंत चमक आई। उसने पॉइंट्स कार्ड लिया और फिर मेजर यान यून के करीब आके उसके कंधे पर हाथ डाल दिया। इस चीज से तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, है ना? मेजर यान यून ने धीरे से जवाब दिया, कुछ मटेरियल्स को खरीदने के लिए परमिशन की जरूरत होती है, जैसे कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी से बने वेपन्स और इक्विपमेंट। लेकिन तुम्हारे अचीवमेंट को देखते हुए ज्यादातर मटेरियल्स तुम्हारे लिए अवेलेबल होंगे। जैंगी ने खुशी से मुस्कुराते हुए सर हिला दिया और पूछा, तो वेपन्स और इक्विपमेंट कहाँ एक्सचेंज कर सकता हूँ? क्या वही जगह है जहाँ पहले वेपन्स दिए गए थे? मेजर यान यून ने सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, तुम्हारा स्कोर कार्ड हाई लेवल का है, इसीलिए तुम वो मटेरियल वेयर हाउस खोल सकते हो। अच्छा, थैंक यू, जैंगी ने कहा। जैंगी स्कोर कार्ड लेकर बैली चंकिंग के पास जाना चाहता था ताकि सिचुएशन के बारे में पूछ सके, लेकिन मेजर यान यून ने उसे रोका। सॉरी मिस्टर जैंगी, अभी आप कहीं नहीं जा सकते। जैंगी ने हैरानी से उसे देखा। अच्छा, कोई बात नहीं, मेजर यान यून ने जवाब दिया। हमें ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं कि आप अभी कहीं नहीं जा सकते। आपको अगली कुछ देर के लिए डेजिग्नेटेड एरिया में रहना होगा। किसी भी एक्शन के लिए ऊपर से परमिशन लेनी पड़ेगी। जब तक अप्रूवल ना मिले आप कहीं भी नहीं जा सकते। ये सुन के आउटर सिटी के म्यूटेंट्स एक दूसरे को हैरानी से देखने लगे। ये तो हाउस अरेस्ट जैसा लगता है। जैंगी ने अपना सर नीचे किया और कुछ देर तक सोचा। फिर उसके चेहरे पर एक मीनिंगफुल स्माइल आई। ये बैटल की हार ब्लिजर्ड सिटी पे काफी बड़ा इम्पैक्ट डाल रही है। लगता है टॉप लेवल लोग सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। उसने मना नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा,
ठीक है, जो आप कहें। अगर वो सच में जाना चाहता तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। आखिरकार स्पेस ट्रैवल किसी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस को इग्नोर कर सकती है। मेजर यान्यून ने राहत की सांस ली और साइड की तरफ इशारा करते हुए बोला, फिर मेरे साथ आइए। जैंगी, लियांग यू और फ्लावर उसके साथ चलते हुए एक ब्लैक कार तक पहुंचे। बाकी जो इंजर्ड थे उन्हें नेचुरली मेडिकल डिपार्टमेंट ले गया। जैंगी और लियांग यू कुछ देर के बाद नए एरिया में पहुंचे। ये अब पुराना अपार्टमेंट बिल्डिंग नहीं था जो वो रहते थे, बल्कि एरिया ए था, एक विला रेसिडेंस। ये एक सिंगल फैमिली विला था, छोटी सी कोर्टयार्ड के साथ और 2 स्टोरी बिल्डिंग था। ब्लिजर्ड सिटी के हिसाब से ये भी टॉप लेवल लिविंग स्पेस था। मेजर यान्यून ने जैंगी से कहा, यहाँ अगर आपको कुछ भी चाहिए हो तो आपके आसपास जो यान्यून सोल्जर्स है उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको फ्यूचर में यहाँ सुखद रहने की शुभकामनाएं देता हूँ। जैंगी ने उसे शुक्रिया अदा करते हुए सर हिला दिया। मेजर यान्यून ने विला छोड़ा, लेकिन विला के आसपास चारों तरफ 4 यान्यून गार्ड्स थे। सबके पास लाइव एम्यूनेशन थी और वो हर डायरेक्शन में गार्ड कर रहे थे। अगर जैंगी ने जाना चाहा तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा। जैंगी ने अपने आईब्रोज उठाए और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लगता है चीजें वाकई हाथ से निकल गई हैं। फ्लावर को इसकी परवाह नहीं थी। वो सोफे पे कूद गई और रोल करना शुरू कर दिया। लियांग यू ने अपने हाथ में थामा लंबा स्वॉर्ड टेबल पे रख दिया। उसका चेहरा थोड़ा चिंतित था। क्या रिवर साउथ डोमेन हमारे ऊपर हाउस अरेस्ट लगा रहा है? हमने तो अभी अभी डिस्ट्रिक्ट के लिए कंट्रीब्यूट किया है, फिर हमें भी ऐसे ट्रीट किया जा रहा है? जैंगी ने अपने कंधे हिलाए। और क्या हो सकता है, ये तो जरूर इस बैटल की फेलियर की वजह से हुआ है जो ब्लिजर्ड सिटी की सिचुएशन को बदल देता है। हो सकता है अब टॉप लीडर्स के बीच पावर स्ट्रगल शुरू हो गया हो, किसे पता। लेकिन जो भी हो, जब तक हमारी सेफ्टी को कोई खतरा ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं दूसरी बातों की फिक्र नहीं करता। इस बैटल में अपनी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के चलते जैंगी जानता था कि ब्लिजर्ड सिटी के टॉप लीडर्स उसे अपने साइड करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अभी जो ट्रीटमेंट मिल रहा था उसे लग रहा था कि वो जैंगी को कैप्टन बना देंगे। अच्छा, जब टाइम आएगा तो मुझे किसी तरीके से उन्हें मना करना पड़ेगा, नहीं तो ये काफी ट्रबलसम होगा। जैंगी थोड़ा नफरत महसूस कर रहा था। वो सोचता था ना कि अगर छुपा रहा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरी शार्प इनसाइट और पावरफुल स्पेशल एबिलिटी को छुपाना मुश्किल है। हाँ, कभी कभी ज्यादा अच्छा होना भी एक प्रॉब्लम होता है। जैंगी सोफे पे बैठा, अपने फोरहेड को छुपाया, थोड़ा सा सैड होते हुए। ये सब सोचना पड़ेगा। लियांग यू ने जैंगी को देखा और कहा, हमें घर कॉल करना चाहिए, बताएं कि हम सेफ हैं। क्या पता ब्लिजर्ड सिटी की सिचुएशन कैसे हो रही हो, कम से कम घर वाले ना घबराएं। जैंगी ने कुछ देर सोचने के बाद बोला, हाँ बता देते हैं, ताकि वो वरी ना करे। वैसे मुझे एक चीज की ज्यादा फिक्र हो रही है। जैंगनिन सिटी हेवनली सी सिटी के पास है। अगर इक्लिप्स मून वहां भाग गए तो अभी के हेवनली सी सिटी के स्ट्रेंथ के मुताबिक उसको डिफेंड करना इम्पॉसिबल होगा। जैंगी की आंखें सीरियस हो गई। उसने सैटेलाइट फोन निकाला। जो फोन्स वो सब यूज करते थे वो इनक्रिप्टेड थे और रिवर साउथ डोमेन भी इन्हें मॉनिटर नहीं कर सकता था। जैंगी को यान शिनशिन के स्किल्स पे पूरा भरोसा था। कुछ देर सोचने के बाद जैंगी ने यान शिनशिन को कॉल किया। यान शिनशिन शेल्टर में सबसे इंटेलिजेंट थी और वो सिचुएशन को कामली एनालाइज करके डिसीजन लेती थी। कॉल जल्दी कनेक्ट हुई और जैंगी ने शिनशिन की वरीड आवाज सुनी जो काफी अर्जेंट थी। ब्रदर जैंगी, आप ब्लिजर्ड सिटी में कैसे हो? हम लोग तो यहाँ डर से मरे जा रहे हैं। जैंगनिन सिटी में जो डेथ ऑफ लव का एक्सप्लोजन हुआ था उसका लाइट हेवनली सी सिटी तक महसूस हुआ था। हेवनली सी सिटी के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट टेम्पररी काम करना बंद कर दी गई थी। यांग शिनशिन का घबरा जाना लाजमी था। जैंगी ने उसकी फिक्र सुन के मुस्कुराते हुए जवाब दिया, चिंता मत करो, हम सब बिल्कुल ठीक है। क्या हेवनली सी सिटी में कुछ अनयूजुअल हो रहा है? यांग शिनशिन ने एक लंबी सांस ली। यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, कुछ भी खास नहीं हो रहा, सब कुछ पीसफुल है। ये सुन के मुझे थोड़ी तसल्ली हुई। जैंगी ने सोचा, कुछ भी हो, बस मैं चाहता हूँ कि हमारा बेस कैंप शांति से रहे। जैंगी ने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ, याद रखना ये सीक्रेट रहेगा। अगर तुम्हें पता चले तो बस तुम्हें ही पता होना चाहिए। शेल्टर के बाकी लोगों को अभी ये सब जानने की जरूरत नहीं है। यांग शिनशिन ने इंटरेस्ट से कहा, क्या हुआ? जैंगी ने अपनी आवाज थोड़ी धीमी की और कहा, ब्लिजर्ड सिटी का मिशन इक्लिप्स मून को हराने का फेल हो गया है।
इक्लिप्स मून की करंट सिचुएशन अभी अननोन है। हेवनली सी सिटी चांगनिन सिटी के बहुत पास है। तुम शेल्टर के अंदर रहना, अगर कुछ भी गलत लगे तो तुरंत मुझे नोटिफाई करना और बेसमेंट में छुप जाना। जियाओ होंगलियांग और बाकी सबको भी बता देना, लेकिन इक्लिप्स मून के बारे में मत बताना। बस उन्हें कहना कि वो अपने आसपास के हर चीज से हमेशा कॉशियस रहें और किसी भी वक्त शेल्टर में छुपने के लिए रेडी रहें। शेल्टर का सेफ्टी लेवल इतना हाई है कि अगर इक्लिप्स मून का कोई भी बंदा डेथ ऑफ लव से बचकर आया हो तो वो शॉर्ट टाइम में हमारे शेल्टर को तोड़ नहीं सकता। यांग शिंगशिंग ने जैंगी के शब्दों को ध्यान से सुना और थोड़ा सा चिंतित होकर कहा, ठीक है, मैं समझ गई। वैसे मैं भी इक्लिप्स मून पर कुछ रिसर्च कर रही हूँ। मुझे लगता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन काफी इंटरेस्टिंग है। मैं जब ऑर्गेनाइज कर लूंगी तो तुम्हें भेज दूंगी। जैंगी का चेहरे पर एक अजीब सी चमक आई। सच में? रिवरसाउथ डोमेन ने भी इक्लिप्स मून के बारे में कुछ रिसर्च की थी, पर उन्हें ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ये तुमने कैसे किया? यांग शिंगशिन ने थोड़ी मुस्कान के साथ कहा, रिवरसाउथ डोमेन के प्रोग्रामर्स का मुझसे क्या कंपैरिजन। हालांकि उनके पास डिस्ट्रिक्ट की यूनिक इक्विपमेंट एडवांटेज है, लेकिन टेक्नोलॉजी के मामले में वो मेरे लेवल पे नहीं आ सकते। जैंगी ने हंसकर जवाब दिया, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। वैसे भी उनके पास अपनी आयरन राइस बोल्स हैं। दुनिया के टॉप टेक्निकल मशीन मास्टर्स, खास करके हैकर्स, कभी भी ऑफिशियल इंस्टीट्यूशन में काम नहीं करते। यांग शिंगशिन इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है। यांग शिंगशिन ने अपने काम को चलाते हुए जवाब दिया, तो अब तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन भेज दूंगी, तुम्हारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। जैंगी ने स्माइल करते हुए फोन रख दिया। थोड़ा सोचने लगा कि इक्लिप्स मून के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अभी तक मिल पाई थी उससे क्या नया पता चल सकता है। दोनों थोड़ी देर के लिए कैजुअली बात कर रहे थे। काफी टाइम हो गया था मिलके। यांग शिंगशिन और जैंगी के बीच काफी बातें थी। जब से उसकी लेग्स ठीक हुई थी उसका नेचर भी काफी खुश हो गया था। आखिरकार जैंगी को पता नहीं क्यों, लेकिन वो सबकॉन्शियसली बोल गया, अपना ध्यान रखना और अपने आप को प्रोटेक्ट करना। यांग शिंगशिन का चेहरा खुशी से चमक गया। वो पूरी तरह से खुश थी और जैंगी से पूछा, भाई क्या तुमने सिर्फ मुझे कॉल किया है? जैंगी थोड़ा सरप्राइज्ड होकर बोला, बिल्कुल, मैंने पहले तुम्हें कॉल किया, तुम समझ गई ना? यांग शिंगशिन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, भाई सच में सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। उसके चेहरे पे एक अजीब सी ब्लश थी जो थोड़ी सी शर्म और खुशी का कॉम्बिनेशन था। जैंगी ने हंसी के साथ जवाब दिया, बस मुझे लगा तुम ही हो जिससे बात करना जो इस बात को शांति से हैंडल कर सकती है। अगर शोकीर या कोई और होता तो वो डर जाता और परेशान हो जाता। तुम दोनों ही, तुम और तुम्हारा काम नेचर सबसे ज्यादा यूजफुल है। यांग शिंगशिन ने अपना चेहरा नीचे किया, अपनी लंबी बालों के नीचे अपनी आंखों को छुपाते हुए। शिनशिन अपने भाई को कभी भी निराश नहीं करेगी। शिनशिन कभी बर्डन नहीं बनेगी। मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। जैंगी को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। उसने सोचा, मैं कभी तुम्हें बर्डन नहीं समझता शिनशिन, तुम तो हमेशा मेरे लिए एक मददगार रही हो। यांग शिंगशिन ने अपनी आंखों में हल्का सा इमोशन के साथ, हल्की मुस्कान के साथ सर हिलाया। शुक्रिया भाई। कॉल खत्म हुई और जैंगी ने फोन साइड में रखा। दोनों हाथ से अपने सर को पकड़कर सोचने लगा कि अगला कदम क्या होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यांग शिंगशिन अपनी नाजुक सफेद उंगलियों से सैटेलाइट फोन को टाइटली पकड़कर धीरे धीरे जोकीर के मेडिकल रूम की तरफ जा रही थी। यांग शिंगशिन ने डोर खोला और अंदर आई। चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी शक्ल थोड़ी सी बेजान थी और वो थोड़ी परेशान भी लग रही थी। उसने जोकीर से कहा, आज हम एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। यांग शिंगशिन ने जोकीर को देखा और एक रिक्वेस्ट की। यांग शिंगशिन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी, अपने हाथ पीछे करते हुए, और जोकीर को चंचल तरीके से देखा। सिस्टर, शिंगशिन को अपने भाई की मदद के लिए ज्यादा ताकत चाहिए, तो चलो शुरू करते हैं। जोकीर ने यांग शिंगशिन की मुस्कुराहट देखी, उसके दृढ़ संकल्प को समझा और धीरे से शाय किया। ठीक है फिर। जोकीर ने ज्यादा नहीं कहा और यांग शिंगशिन को एक ऑपरेटिंग टेबल पे ले गई। यांग शिंगशिन ने अपने जूते उतार दिए, फिर वो ऑपरेटिंग टेबल पर चढ़ गई और मुस्कुराते हुए लेट गई। जोकीर ने बिना इमोशन के उसके हाथ और पैर रीस्ट्रेन डिवाइस से बांधे और बॉडी को रीस्ट्रेन बेल्ट से बांध दिया ताकि वो अगले एक्सपेरिमेंट में स्ट्रगल ना कर सके। पूरे प्रोसेस के दौरान यांग शिंगशिन के चेहरे पर एक मुस्कान थी। जोकीर को थोड़ा दर्द हुआ। उसने गहरी सांस ली और एक बार फिर यांग शिंगशिन को याद दिलाया, अभी भी देर नहीं हुई है,
अगर तुम्हें रिग्रेट करना है तो कर लो, मैं सच में डर रही हूँ कि तुम ये दर्द झेल नहीं पाओगी। यांग शिनशिन ने धीरे से आंखें बंद करते हुए बोला। सिस्टर, चलो शुरू करते हैं। जो कीर ने और कुछ नहीं बोला। उसने एक ट्रांसपेरेंट सेल्फ पुश की जो एक एक्रिलिक बॉक्स था और वो बस यांग शिनशिन के सर के आसपास फिट हो गया। जब डिवाइस सेट हो गया, जो कीर ने हार्ट रेट डिटेक्शन डिवाइस यांग शिनशिन से जोड़ दिया। यांग शिनशिन को देखते हुए जो अपनी आंखें बंद करके एक्सपेरिमेंट शुरू होने का इंतजार कर रही थी, जो कीर ने वाल्व खोला जो एक्रिलिक वाटर टैंक से कनेक्टेड था। पानी ने फ्लो करना शुरू किया और धीरे से यांग शिनशिन के सर तक पानी भर गया। यांग शिनशिन के चेहरे पर एक दर्द भरी एक्सप्रेशन थी। वो इंस्टिंक्टिवली स्ट्रगल कर रही थी। 1 मिनट बाद उसकी स्ट्रगल धीरे धीरे कम होती गई और उसका हार्ट रेट बहुत तेजी से गिरने लगा। जो कीर की नजर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पर टिक गई जो अब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन गया था। लेकिन जो कीर ने पानी का वाल्व खोलने की जल्दी नहीं की। वो अभी भी यांग शिनशिन को देख रही थी और अपने वॉच को देखकर इंतजार कर रही थी। 2 मिनट गुजर गए लेकिन यांग शिनशिन के बॉडी में कोई बदलाव नहीं आया। फिर जो कीर ने जल्दी से पानी का वाल्व खोला और उसके हाथ ट्रांसपेरेंट हो गए। उसके हाथ सीधा यांग शिनशिन के चेस्ट तक गए। एक हाथ उसका दिल पकड़ के रखा और दूसरा हाथ उसके लंग्स के पास था। फिर उसने अपने डॉक्टर के एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन शुरू कर दिया। ज्यादा समय नहीं गुजरा था कि यांग शिनशिन का हार्ट बीट दोबारा चलना शुरू हो गया। वो स्ट्रगल करते हुए ऑपरेटिंग टेबल से उठती है और पानी का एक पूल थूक कर निकलती है। जब वो होश में आई, उसने अपने शरीर को पहली बार महसूस किया, लेकिन इस बार उसे कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ। क्या एक्सपेरिमेंट फेल हो गया? यांग शिनशिन का चेहरा थोड़ा उदास था। जो कीर ने शांति से याद दिलाया, मैंने तुम्हारे सेल्स का स्टडी किया है और वो सच में गामा रेस से प्रभावित हुए हैं और कुछ हद तक म्यूटेटेड भी हो गए हैं। लेकिन ये फिनोमेनन पोस्ट अपोकलिप्टिक दुनिया में अक्सर क्रिएचर्स में देखा गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे अंदर सुपर पावर जरूर जागृत होंगे। तुम्हें मेंटली प्रिपेयर्ड रहना होगा। नियर डेथ एक्सपीरियंस सबसे अच्छा स्टिमुलेंट होता है ह्यूमन बॉडी के लिए। अगर तुम इस स्टेट में अपने सुपर पावर्स जागृत नहीं कर पाई तो तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होंगे। जो कीर ने यांग शिनशिन को देखते हुए अपना दुख का इजहार किया। अपने सुपर पावर्स जगाने के लिए जो उसने दर्द भरे रास्ता चुना था, वो देखकर उसे दर्द हो रहा था। अगर तुम चाहती हो, तुम्हारे पास एक आइस सोल हो सकता है। जो कीर समझ गई थी कि यांग शिनशिन की इम्पोर्टेंस जांगी के लिए कितनी ज्यादा थी। एक कंप्यूटर जीनियस और एक सुपर ब्रेन वाली लड़की जो जांगी की पहली चॉइस होती उसे आइस सोल देने के लिए। यांग शिनशिन ने अपने सर के ऊपर लाए हुए शैडोलेस लैम्प को एक्सप्रेशनलेस नजरों से देखा और बोली, मैंने हमेशा ये माना है कि आइस सोल का अवेकनिंग मेथड अधूरा है। सिस्टर, क्या तुम्हें वो कंक्लूजन याद नहीं? जो असली चीज सुपर पावर्स की ताकत को डिटरमाइन करती है वो है जब एक इंसान मौत के करीब हो, उसके दिल में जो ऑब्सेशन होती है वो उसकी पावर बन जाती है। जितनी ज्यादा उसके दिल में मौत का ऑब्सेशन होगा उतनी ज्यादा उसकी सुपर पावर होगी। तुम्हारे पास जो पावर्स हैं वो सब ऑक्सिलरी हैं और ये मेरी सोच को कंफर्म करता है। अगर मुझे ज्यादा ताकत चाहिए तो मुझे ये मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि मेरा मन एक्सट्रीम तक पहुंच सके। यही वजह थी कि यांग शिनशिन ने पहले आइस सोल को यूज करने से मना कर दिया था। उसके अपने आइडियाज थे। वो चाहती थी कि वो अपने आप को जांगी के आसपास एक यूनिक और अलग इंसान बनाए। जो कीर ने गहरी सांस ली और उसे तसल्ली देने की कोशिश की। अगर तुम्हें सुपर पावर्स नहीं भी मिलती, तुम फिर भी जांगी की मदद कर सकती हो। यांग शिनशिन ने अपना सर हिला दिया। वो अलग बात है। कोई भी नहीं चाहेगा कि उनकी पावर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और मुझे ये समझ आता है कि जांगी के लिए मैं हमेशा वो नर्म और कमजोर छोटी लड़की ही रहूंगी जिसे प्रोटेक्शन की जरूरत है। जांगी को ये नहीं पता कि मैं भी चाहती हूँ कि मैं उसके साथ हर मुश्किल का सामना करूँ और साथ मिलकर लड़ूं। जो कीर ने यांग शिनशिन के रिस्ट्रेंट खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन यांग शिनशिन ने ठंडा और थोड़ा अच्छे तरीके से कहा, आगे बढ़ो। जो कीर के हाथ हवा में फ्रीज हो गए। क्या तुम
वो शॉक थी और कुछ कह नहीं पाई। मौत के करीब होने का जो एक्सपीरियंस होता है वो कोई भी नहीं चाहता। और यांग शिनशिन सच में ये प्लान कर रही थी? यांग शिनशिन ने जोकीर को देखा जो अब स्टर्न थी और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम यहाँ नहीं हो? मैं सच में नहीं मरने वाली हूँ, लेकिन अगले बार में तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना चाहिए। मौत का जो डिसअपियर होता है उसे फील करना शायद ये और ज्यादा इफेक्टिव होगा। जोकीर अपनी कजन को देखकर थोड़ा कांप रही थी। उसे थोड़ा डर लग रहा था। ये कजन थोड़ी डरावनी थी, पर वो यांग शिनशिन की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे बस थोड़ा सा सावधानी के साथ दूसरा एक्सपेरिमेंट शुरू करना पड़ा। यांग शिनशिन मरने वाली नहीं थी, पर मौत के करीब होने का जो एहसास है उसे बार बार महसूस करना सिर्फ सोचने से भी काफी डर और घबराहट लाता है। जोकीर की दुआ थी कि ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो और उसकी तकलीफ बेकार ना हो। लिन हाई सिटी इक्लिप्स मून के बचे हुए फौजियों ने जिंगनिन सिटी छोड़ने के बाद दोबारा लिन हाई सिटी का रुख किया। इस वक्त सिर्फ ये जगह थी जहां उन्होंने अपने सफाई के काम को पूरा किया था, इसीलिए यहाँ कोई दुश्मन नहीं था। उस बैटल में उन्होंने गॉड स्क्वाड को हरा दिया और दोंगशिंग तोंग को मार दिया, लेकिन उन्हें भी काफी भारी नुकसान उठाना पड़ा। हानाओ, आगुत्सुमा नानाको, ताकीजावा ताकेशी, कामिया नीची और आकुत्सु शिनिचिरो, ये 5 लोग उस बैटल में शहीद हो गए। ये इक्लिप्स मून के विकास में पहली बार हुआ था कि इतनी भारी जान का नुकसान हुआ हो जो जेंगुजी के नेतृत्व में था। बचे हुए 8 लोग जो लिन हाई सिटी के भी परिवर्तन की उम्मीद कर रहे थे, अब बोट पे खड़े थे और धुंधला दर्द के साथ आगे की तरफ देख रहे थे। जब उन्होंने अपना शोक व्यक्त किया, जिंगुजी ने अपना ग्रे न्यूज बॉय कैप पहना और बोला, ये जंग हमारे लिए आशा से ज्यादा कठिन थी। मायूमी की भविष्यवाणी असर में थी, लेकिन सामान्य रूप से हम जीत गए। अगला कदम हमें उनके लिए और ज्यादा अशांति पैदा करना होगा। फिर उस मौके का फायदा उठाकर रिवरसाउथ डोमेन के साथ बातचीत करनी होगी। ये सुनकर मायूमी ताकेउची का चेहरा कुछ उदास हो गया। उसने अपना सर नीचे करते हुए उदासी से कहा, उनकी मौत मेरी वजह से हुई। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाई। मेरी डेफिनेशन में कुछ गलत हुआ। जिंगुजी ने ये सुना और तुरंत मुड़कर उसके नरम कंधों को अपने हाथों में पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए बोला, मायूमी, ये तुम्हारा दोष नहीं है। ये तो एक्सपेक्टेड था कि हानाओ को मुश्किल होगी। तुमने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन हम में से किसी ने भी नहीं सोचा था कि गॉड स्क्वाड का कैप्टन अचानक आसपास आ जाएगा। लेकिन कामिया और दूसरे लोगों की मौत थोड़ी अजीब है। जिंगुजी की आंख में थोड़ी गहराई थी। वो 4 लोग महत्वपूर्ण युद्ध शक्तियां थे और अब वो सब मर गए हैं, जो उन्हें एक खास प्रभाव दे रहा है। इस वक्त फेंग हुआन ने अपने चश्मे को थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए ठंडी आवाज में कहा, उस ग्रुप में मैंने एक बहुत ही खतरनाक इंसान से एनकाउंटर किया। सब लोग फेंग हुआन को देखने लगे। खतरनाक इंसान? कितना खतरनाक? क्या वो डोंगशिंग तोंग से भी ज्यादा खतरनाक था? जिंगुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा। ना, ये बिल्कुल अलग ही एहसास था, फेन हुआन ने कहा, और अपने दिमाग में उस दिन को याद करते हुए उसे थोड़ा शिवर महसूस हुआ। कामिया और आकुत्सु दोनों बहुत घायल होने के बाद मार दिए गए थे, लेकिन चाहे उनकी चोट कितनी भी गहरी थी, उन्हें गोली से मारना मुमकिन नहीं था। वो आदमी, वो एक बहुत ताकतवर स्पेस टाइप एबिलिटी यूजर है। उसकी बंदूक से निकली गोली की ताकत आम इंसान के लिए बहुत ज्यादा थी। अगर वो सिर्फ एक स्नाइपर होता तो उससे डील करना आसान होता, लेकिन जब मेरे 2 शिकिगामी ने उसे अटैक किया तो उन्हें सीधा उसने अपने अंदर घुसा लिया। जब ये बात सबने सुनी तो उनके चेहरे पर गंभीर एक्सप्रेशन आ गए। उस वक्त नोबुनागा ने अपना रास्ता खोलते हुए कहा, अगर तुम उस इंसान की बात कर रहे हो तो मुझे भी उसके बारे में कुछ याद आ रहा है। सबने नोबुनागा की तरफ देखा। वो थोड़ा हल्की आवाज में बोला, नानाको और ताकीजावा उसे चेस करते हुए गए थे और शायद उसी के हाथ उनकी मौत हुई हो। सभी क्लिप्स के लोग शॉक में थे। मतलब उनके 5 मरे हुए टीममेट्स में से 4 लोग को एक ही इंसान ने मारा था। वो कौन है? जिंगुजी ने मायूमी ताकेउची की परफॉर्मेंस को याद करते हुए सोचा और उसका चेहरा बहुत सीरियस हो गया। वो वही इंसान था जिसने मायूमी की भविष्यवाणी को फेल कर दिया।
जब सबने ये बात सुनी तो सारे क्लूज क्लियर होने लगे। मायूमी ताकेउची की भविष्यवाणी उस इंसान के बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर पाई थी। उस इंसान के साथ जो भी एनकाउंटर हुआ उसकी तकदीर बदल गई। वो इंसान जो फेट के बाहर का था। मायूमी ताकेउची ने अपने आप से कहा, अगर इस ऑपरेशन में वो इंसान दोबारा शामिल होता है तो हमारी किस्मत बहुत खतरनाक हो सकती है जब तक हम उसे मार ना दे। जिंगूजी ने अपने आंखों में गहराई दिखाते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे इस स्नाइपर के बारे में ज्यादा जानना है। इसे मारने का मौका हमारे पास आएगा। आइस ब्रेकर धीरे धीरे रास्ते पर बढ़ रहा था और समुद्र के दक्षिणी किनारे की तरफ जा रहा था। अगले कुछ वक्त तक लियांग यू और दूसरे लोग ब्लिज़र्ड सिटी द्वारा दिए गए निवास में रुक रहे थे और उन्हें अपनी मर्जी से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। जैंगी ने अपने म्यूटेंट स्पेस से 4 इक्लिप्स मून के फौजी के शरीर निकाले। ये 4 लोग सब इलाइट डेल्टा लेवल के थे। अगर मैं इनकी ताकत अपना लूं तो मैं जरूर ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा। जैंगी ने अपने हाथ को एक इक्लिप्स मून के फौजी के माथे पर रखा, पूरी उम्मीद के साथ। जल्द ही वो फेमिलियर एहसास वापस आया। कोड डिवॉवरिंग की एबिलिटी के जरिए जैंगी को मर चुके म्यूटेंट्स की ताकत मिलनी थी, लेकिन इस बार वो रिफ्रेशिंग फीलिंग जो हर बार मिलती थी वो नहीं आई। थोड़ा बहुत पावर उसने एब्सॉर्ब किया, लेकिन ओवरऑल फीलिंग से ये ज्यादा बेहतर नहीं लगा। ये क्या हो रहा है? जैंगी समझ नहीं पाया कि आगे क्या हो रहा था। असल में ये फिनोमिनल पहले भी हो चुका था। जब उसने डे सिटी के म्यूटेंट्स को मारा, उसने उनका एसेंस एब्जॉर्ब किया था, लेकिन उसे अपनी एबिलिटीज में ज्यादा फर्क महसूस नहीं हुआ था। उसने सोचा था कि उनका स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं था, इसीलिए कोई खास फायदा नहीं हुआ। लेकिन अब जो इक्लिप्स मून के म्यूटेंट्स वो एब्जॉर्ब कर रहा था वो कोई कमजोर नहीं थे, फिर भी एब्जॉर्प्शन का इफेक्ट मिनिमल ही था। ये क्या हो रहा है? जैंगी ने सोचा, क्या मैं अपने एवोल्यूशन के बॉटल नेक तक पहुंच गया हूँ? ये ख्याल उसके दिमाग में आया और जैसे ही ये सोचा उसने महसूस किया कि ये बहुत लॉजिकल है। अगर म्यूटेंट्स को अनंत तरीके से डिवॉवर करके इवॉल्व किया जा सकता तो हर कोई म्यूटेंट लिमिटलेस पावर के साथ बन जाता। ऐसे में आउटर सिटी के म्यूटेंट्स कभी ब्लिज़र्ड सिटी के इलाइट्स के बराबर नहीं हो सकते। ये इंसिडेंट ये दिखाता है कि कोड डिवॉवरिंग की एबिलिटी का भी अपना एक लिमिट है। शायद अगले स्टेप में अगर जैंगी को अपनी एवोल्यूशन को आगे बढ़ाना है तो उसे ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट्स को डिवॉवर करना होगा। जमीन पर पड़े हुए दूसरे 3 म्यूटेंट्स के लाशों को देखते हुए जैंगी ने कुछ देर तक सोचा और फिर फ्लावर और लियांग यू को बुलाया। खुद एब्जॉर्ब करने से अगर ज्यादा फायदा नहीं हो रहा तो बेहतर है कि मैं अपने आसपास के लोगों के कॉम्बैट पावर को इम्प्रूव करूं, उसने सोचा। लियांग यू ने हैरानी से देखा जब जैंगी ने उसे म्यूटेंट एसेंस शेयर करने का फैसला किया। जल्द ही वो समझ गई कि क्या हो रहा था और उसका चेहरा अचानक से लाल हो गया। फ्लावर ने इस चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया। जब उसने देखा कि कोई डिलीशियस चीज उसे मिल रही है तो बिना कुछ बोले वो उस पे चढ़ गई, लेकिन वो एक म्यूटेंट का एसेंस खा पाई, दूसरा नहीं। इन म्यूटेंट्स का एसेंस फ्लावर के लिए बहुत ताकतवर था और एक को डाइजेस्ट करने में काफी वक्त लगता था, पर लियांग यू ने बाकी 2 म्यूटेंट्स का एसेंस आसानी से निगल लिया। जैंगी ने अपने दिल में शिकायत की, मार्शल आर्ट्स मास्टर का फाउंडेशन कितना गहरा है, पता नहीं वो फ्यूचर में किस लेवल तक इवॉल्व कर सकती है। अभी तक जैंगी को लियांग यू और फ्लावर की स्पेसिफिक एबिलिटी लेवल का पता नहीं था, क्योंकि एबिलिटीज का लेवल एक वेग कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन कम से कम दोनों का अपर लिमिट हाई लेवल डेल्टा या उससे भी ज्यादा हो सकता है। जैंगी बोर हो गया और सोचा कि बैली चेंकिंग से बात करे, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। जब उसने डायल किया तो प्रॉम्प्ट आया कि जिससे आप कांटेक्ट करना चाहते हैं वो अभी स्विच्ड ऑफ है। जैंगी ने सोचा शायद बैली चेंकिंग कॉम्बैट कमांड सेंटर में है। जू जंग और बाकी लोगों के साथ मिलकर बैटल के बाद की सिचुएशन डिस्कस कर रहा होगा। जैंगी ने अपने आप को रिलैक्स महसूस करना बंद किया और उन नियॉन म्यूटेंट्स के बारे में पढ़ाई करना शुरू कर दी। यांग शिनशिन द्वारा भेजी गई इंफॉर्मेशन वाकई में ब्लिज़र्ड सिटी से अलग थी। जैंगी ने ये भी सोचा कि हो सकता है ब्लिज़र्ड सिटी ने इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दी हो, लेकिन उसने कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी डिस्कवर की। इंफॉर्मेशन में इक्लिप्स मून के 13 लोगों की लाइफ स्टोरीज और उनकी एबिलिटीज के बारे में ज्यादा डिटेल्स थी। जब जैंगी ने ताकेउची मायूमी के बारे में पढ़ना शुरू किया तो उसके हाथ एक मोमेंट के लिए रुक गए।
मायुमी ताकेउची एक नोवाइस एंशिएंट श्राइन मेडन, ताकेउची फैमिली की 126th जनरेशन का डिसेंडेंट। उसके एंसेस्टर ताकेउची सुकुने मुराई एरा के एक ऑफिशियल थे और ये टाइटल जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होता है। ये इंटरेस्टिंग है, जैंगी ने सोचा। ताकेउची सुकुने के टाइटल को इनहेरिट करने वाले लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हाक्शाउ स्टेट के हिस्टोरियंस के जैसे होती है, लेकिन ये लोग हिस्ट्री को लिखने के बजाय उसे वर्बली पास करते हैं और अपने दिमाग में याद रखते हैं। बाद में ताकेउची सुकुने का पोजीशन तो डिसअपियर हो गया, लेकिन ताकेउची फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अब तक उन्होंने अपहोल्ड की थी। हर जनरेशन के डिसेंडेंट्स स्ट्रिक्ट ग्रुप ट्रेनिंग करते थे और जापान की हिस्ट्री को एनग्रेव करते थे, जो था पास्ट को नहीं भूलना, प्रेजेंट के लॉस में और फ्यूचर से भी अलग नहीं होना है। जैंगी ने सोचा, ये काफी इंटरेस्टिंग है। अगर सुपर पावर्स का संबंध किसी के ऑब्सेशन से हो तो क्या इस इंसान की सुपर पावर मेमोरी हो सकती है? ये एबिलिटी तो यूजफुल नहीं लगती, पर क्या हो सकता है? ताकेउची फैमिली की श्राइन मेडन की पावर बुक ऑफ प्रोफेसी हो।